उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 165 बाय उर्दू दास्तान। यज़दानी हाउसिंग स्कीम। नीले रंग के बोर्ड पर सफ़ेद लिखाई में दर्ज अल्फाज मुश्किल से पढ़े जा रहे थे कि बोर्ड बुरी तरह धूल मिट्टी में अटा हुआ था। अंदर जाने वाला बड़ा सा फाटक भी बंद था और बुकिंग ऑफिस भी। यहाँ तक कि आसपास कोई चौकीदार या निगरान भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगह तो बिल्कुल वीरान है। विकी के बराबर में बैठे जारों ने इस मंजर को देखकर तबसरा किया। ये इलाका वैसे ही शहर से काफ़ी हटकर है। थोड़ी बहुत रौनक काम करने वाले मजदूरों या विजिटर की वजह से होती है। तो साफ नजर आ रहा है कि बुकिंग ऑफिस भी बंद है और तामीराती काम भी। ऐसे में वीरानी तो होनी ही है। विकी ने जवाबी तबसरा किया और गाड़ी को फाटक के आगे से गुजार कर लेता चला गया। लाला और उसके वगैरह मजीद लोगों के साथ दूसरी गाड़ी में थे। वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत दाएं पहलू की बाउंड्री वाल की तरफ मुड़ गए थे। बादल को तलाश करने पर पता नहीं क्यों ये बात जेहन से निकल गई थी कि एक बार ये जगह भी चेक करवा ली जाए। माज भाई और आर्मी शाह की जुबानी जो किस्से मैंने सुने हैं, इनके मुताबिक भी बादल इस जगह को अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि कहानी तो शुरू यहाँ से हुई थी। बुशरा यहाँ तामीराती काम में बेज़ाब्तगी को पता चलने पर तहकीक करने आई थी, तो बुकिंग ऑफिस में बैठे कामरान और सुल्तान की इस पर नीयत ख़राब हो गई थी। और खुदा की कुदरत देखो कि इस मौका पर माज भाई ने किसी फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारकर बुशरा को बचाया था और फिर दुश्मनी के लामुतनाही सिलसिले में घिरते चले गए थे। माजी को दोहराता विक्की जारू की मालूमात में इजाफा करता चला गया। अल्लाह माज की मदद करे। वो दोस्तों, घर वालों और वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बंदा है और शायद इसी वजह से इम्तिहान से गुजर रहा है। बिल्कुल, कुदरत भी उसी की आजमाइश करती है जिसमें पूरा उतरने की सलाहियत रखता हो। विक्की ने इसे इत्तफाक किया और एक मुनासिब जगह देखते हुए बाउंड्री के साथ गाड़ी रोकी और साथ ही लाला को इतला दी। हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। उस तरफ से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अंदर कोई आवाज़ नहीं, लगता है कि कोई जीरू मौजूद नहीं। जारू जिससे पहले ही गाड़ी से उतरकर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा था, इसके करीब आने पर कदर तशवीश से बताने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेकर बता रहा है कि रहीला का मोबाइल यहीं मौजूद है। मोबाइल की मौजूदगी के मतलब है बुशरा भी यहीं है। और जब बुशरा यहाँ है तो कुछ ना कुछ सही इसकी निगरानी करने के लिए एक आध बंदा तो मौजूद होना चाहिए। विक्की इसके सुनने की गैर मामूली सलाह से वाकिफ होने के बावजूद इसकी बात मानने में मुतामिल हुआ। हो सकता है कि बुशरा बेहोश हो और निगरान भी खामोशी पर कहीं पड़ा आराम कर रहा हो। जारों ने इसके इख्तलाफ का बुरा मानने के बजाय ख्याल आराई की, मतलब कि हमें अंदर कुछ खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विकी मुस्कुराया और अपनी आदत के मुताबिक बंदरों की सी फुर्ती से दीवार पर चढ़ गया। जारों को वहीं रुककर इसका इंतजार करना था, चुनाचे वो वहीं गाड़ी की बोनट से टेक लगाकर खड़ा हो गया और विकी को दूसरी ओर छलांग लगाते देखता रहा। विकी दूसरे से पहुंचकर मुहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा। गर्चे अब तक इसे वहाँ किसी दूसरे इंसान की शक्ल दिखाई नहीं दी थी, लेकिन खदशा तो था कि अचानक ही कहीं से कोई निकलकर सामने आ जाए। आधी अधूरी इमारतों में झांकता वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन खदशे के खिलाफ किसी से सामना नहीं हुआ। उल्टे हाथ की तीसरी कतार में आ जाओ, हम भी यही हैं। जबकि वो ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि जारो से ही कह रहा था कि यहाँ कोई मौजूद नहीं। इस वक्त इसके पास असगर की कॉल आई। वो इसके हदायत के मुताबिक मज़कूरा कतार में पहुंचा तो असगर अपने साथियों के साथ एक मकान के सामने खड़ा नजर आया। क्या हुआ? क्या वो नहीं है? इसने असगर के चेहरे के मायूसाना तासुरात देखते हुए तशवीश से पूछा। जवाबन इसे नफ़ी में सर हिलाकर तस्दीक कर दी और आहिस्ता से बोला, अंदर सिर्फ उसका पर्स पड़ा है और पर्स में मोबाइल भी मौजूद है। मतलब हमें धोखा देने की कोशिश की गई है। विक्की ने राय दी, फिर चौंक कर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं हमें ट्रैप करने की कोई चाल हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम मेरे साथ अंदर चलकर देखो तो खुद भी इस बात को मान जाओगे। असगर ने कहा उसके साथ अंदर चल पड़ा। अंदर एक कोने में बुशरा का पर्स पड़ा हुआ था, जबकि दीवार में पेवस कुंडों से लटकती रस्सियों के अलावा रस्सी के कुछ टुकड़े फर्श पर भी बिखरे हुए थे और साफ लग रहा था कि इन रस्सियों से बंधे किसी शख्स को उजलत में वहां से ले जाया गया है, क्योंकि अगर इत्मीनान से काम किया जाता तो रस्सियाँ काटने के बजाय गिरें खोल कर ले जाया जाता। ये भी देखो। असगर ने से कोने में रखी अंगीठी की तरफ तवज्जो किया। अंगीठी में मौजूद कोयले अब भी हल्के हल्के दहक रहे थे और इस पर धरी सलाख सुर्ख हो रही थी। मेरे खुदाया, क्या वो लोग इसे तशद्दुद का निशाना बनाना चाह रहे थे? मौसम आग सेंकने वाला नहीं था और सलाह की मौजूदगी भी मायने खेज थी, इसलिए विक्की ने यह लर्जा खेज अंदाज़ा लगाते हुए फिरेरी से ली। मेरे ख्याल में इन्हें इस मौका नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो ये सलाख इतनी साफ नहीं होती और यहाँ गोश्त जलने की बू भी महसूस होती। असगर ने मंतकी अंदाज में सूरत हाल का तजिया करके इसे इत्मीनान दिलाया। मुझे लगता है किसी एमरजेंसी की वजह से इन्हें बहुत उजलत में यहाँ से फरार होना पड़ा है। इनके तीसरे साथी ने भी पहली बार गुफ्तगू में दखल दिया। कहीं कोई तीसरी पार्टी तो बीच में नहीं कूद पड़ी? होने को यह भी हो सकता है कि कोई इन्हें यहाँ से उठाकर ले गया हो। विक्की हर इम्कान पर गौर कर रहा था। ऐसा लगता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ धींगा मुश्ती की कुछ निशानियाँ होती, गोलियां शून्य चलने के आसार भी मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असगर ने एक बार फिर इसे इख्तलाफ किया, फिर गाड़ी के इंजन की आवाज़ें सुनकर बाहर की तरफ लपका।
विक्की ने भी इसकी पैरवी की। आने वाला लाला था जो असगर की तरह यहाँ की रिपोर्ट सुनकर सीधा गेट के रास्ते वहाँ पहुँचा था। इसने खुद सूरत हाल का जायजा लिया और असगर की आरा से इत्तफाक किया। बाहर गाड़ियों के टायरों के निशान हैं और देखकर अंदाज़ा होता है कि ताज़ा ही है, मतलब इन्हें यहाँ से गए ज़्यादा देर नहीं गुजरी। असगर ने अपनी राय के हक में एक और दलील दी। आखिर वो इतनी उजरत में यहाँ से क्यों गए हैं? विक्की ने तशवीश का इजहार किया। सवाल तो ये पैदा होता है कि अब हम बुशरा को कहाँ तलाश करें। वो जिस भी वजह से यहाँ से गए हैं, हम इसका सुराग खो चुके हैं और यही सबसे तशवीशनाक बात है। लाला ने अपनी राय दी। मेरे ख्याल में हमें इस जगह की मुकम्मल तलाशी लेना चाहिए, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। विक्की ने राय दी तो उससे इत्तफाक करते हुए सब इस काम में जुट गए। जारो को भी वहीं बुलवा लिया गया। तलाशी के अमल के दौरान उन्होंने वो तहखाना दरियाफ्त कर लिया जिसमें किसी वक्त आलम शाह और सरमद को कैद किया गया था, जहाँ इनकी नकीब लाशारी जैसे मजलूम किरदार से मुलाकात हुई थी। मेरे खुदा, ये तो कोई अकूबत खाना लगता है। तंगो तारीख तहखाने का जायजा लेते हुए वहाँ तशद्दुद के कई आलात भी दिखाई दिए और दीवारों पर मौजूद खून और गोलियों के निशानात भी। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने बुशरा को इस महफूज तहखाने के बजाय ऊपर ही क्यों रखा था। विक्की ने कैदियों के लिए इतने मुकम्मल और पुरहो इंतजाम देकर तबसरा किया। शायद तामीराती काम के जारी रहते हुए वो इस तहखाने को इस्तेमाल करते होंगे। अब तो यहाँ इन लोगों के सिवा और कोई था ही नहीं और दूर दूर तक आबादी के आसार भी नहीं, तो इन्हें तहखाना इस्तेमाल करने की हाजत ही महसूस नहीं हुई होगी। लाला ने एक माकूल तोजी पेश की। गुफ्तगू के दौरान तहखाने की तलाशी का अमल मुसलसल जारी था। फर्श पर बारीक मिट्टी की मोटी तह देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि तहखाना काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ था। शायद तहखाने की इस हालत की वजह से बुशरा को वहाँ पर न रखा गया हो। बादल खुद काफ़ी अरसे से गायब था, ऐसे में भी यहाँ सरगर्मियाँ मुअत्तल होंगी और इसके आदमी ने तहखाने की तो तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की होगी। लाला, इधर साथ वाले कमरे में असले और बारूद का ढेर जमा है। वो अभी कैदियों के रखे जाने वाले कमरे में खड़े थे कि तहखाने के दूसरे हिस्सों का जायजा लेने के निकल जाने वाले इनके साथियों में से एक ने आकर पुरजोश लहजे में इत्तला दी। वो लोग इत्तला सुनकर तेजी से बाहर निकले। मज़कूरा कमरे का ताला तोड़ा गया और इत्तला के मुताबिक वाकई इसमें असले और बारूद से भरी पेटियां रखी हुई थी। वो दीवारों के साथ इन पेटियों की मुकम्मल कितारें मौजूद थीं, जबकि एक दीवार के साथ गिनती की चंद पेटियां मौजूद थीं, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस दीवार के साथ रखी गई बाकी पेटियां कई और मुंतकिल कर दी गई हैं। ये सारे का सारा ममनू असला है। चंद पेटियों का जायजा लेकर लाला ने इंकशाफ किया। इतना कीमती और हसास माल छोड़कर वो लोग यहाँ से कैसे चले गए? विक्की ने सवाल उठाया। शायद मुसीबत बहुत बड़ी थी, या फिर इन्हें एतमाद होगा कि कोई इस ज़ख़ीरे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस बार जवाब जारो की तरफ से आया। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है। बाज़ल का हमारे सिवा ऐसा कौन सा दुश्मन है जिससे वो इस हद तक खाइफ था कि मुकाबले के रुकने के बजाय फरार को मुनासिब समझा। विक्की उलझा। उधर कैदी वाले कमरे के साथ जो बाथरूम है, इसकी दीवार टूटी हुई है और वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दे रहा है। अभी कोई इसके सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया था कि दूसरा बंदा इसी इत्तला के साथ चला आया। वो सब उस तरफ दौड़े और सुरंग देखकर दंग रह गए। ये सुरंग बनाने का क्या मकसद था? शायद वक्त ज़रूरत फरार के खुफिया रास्ते के तौर पर, या फिर इस असले की आमदोरफ्त के लिए जिसे हम अभी भी देख कर आ रहे हैं। विक्की ने अंदाज़ा लगाया, फिर लाला की तरफ इजाज़त तलब करने वाले अंदाज में देखते हुए बोला, मेरे ख्याल में मैं और जारो जाकर इस सुरंग का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ निकलती है। लेकिन लाला थोड़ा सा मुतज़ब्ज़ब नजर आया। हो सकता है दूसरी तरफ पहुंचकर हमें बाज़ल के बारे में खोज लगाने में मदद मिल जाए। विक्की इसे कायल करने के लिए कहा, फिर जब बाकायदा जवाब इंतजार किए बगैर जारो को अपने पीछे आने का इशारा किया। एहतियात से लाला खुद को हदायत देने से रोक न सका। दिन रात खतरों का सामना करने का आदी होने के बावजूद वो विक्की के मामले में दिन ब दिन हसास होता जा रहा था। भतीजा होने की हैसियत से वो पहले भी इसे अजीज रखता था, लेकिन जब से इसकी फैमिली बनी थी, इससे ज्यादा फिक्र रहने लगी थी कि विक्की पर कोई आँच न आए और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। मैं ख्याल रखूंगा। विक्की इसके अंदेशों को समझते हुए धीरे से मुस्कुराया और जारो के साथ आगे का इशारा करते हुए टूटी हुई दीवार से गुजरकर सुरंग में दाखिल हो गया। बाकी लोग पीछे हट गए। वहाँ जो नाकाबिले बर्दाश्त बू फैली हुई थी, इसकी मौजूदगी में इतनी देर खड़े रहना भी बड़े दिलगुर्दे का काम था। गंदगी के इस बू को आलम शाह और सरमद ने भी सहा था, लेकिन इस वक्त इनके पास अपनी जिंदगी बचाने के अलावा यहाँ से फरार का यही वाहिद ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सह लिया था। यहाँ घुटन बिल्कुल नहीं। लगता है कि सुरंग को बहुत प्लानिंग से बनाया गया है। उधर कुशादा सुरंग में विक्की के साथ आगे बढ़ता जारो इससे मुखातिब था। ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सुरंग लंबे अरसे से इस्तेमाल के ख्याल से बनाई है। असले के जखीरे और अपनी दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इनका एक महफूज ठिकाना होगा। अव्वल तो इस किस्म की हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने और आबाद होने में ही बरसों ले लेते हैं, इसलिए इस अरसे में इनका काम बआसानी चलता रहता। आबादी हो जाने के बाद भी लोग बज़ाहिर शरीफ बनकर रह लेते और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सुरंग का इस्तेमाल करते रहते। विक्की ने रजिया किया, लेकिन जिस तरह ये लोग अपने असले का जखीरा बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के छोड़कर चले गए हैं, इस पर मैं हैरान हूँ। इतना कीमती माल इस तरह कौन छोड़कर जाता है? जारो नुक्ता उठाया। इसी से अंदाजा हो रहा है कि वो बहुत उजलत में यहाँ से गए हैं। हमारे बारे में तो इन्हें गुमान भी नहीं होगा कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, खुसूसन जिनकी
आमद का अंदेशा हो, इनसे सिर्फ अपनी जान का खतरा हो और असले वगैरह की इन्हें कोई परवाह न हो। विक्की ने एक और बेहतरीन अंदाजा लगाया। इस गुफ्तगू के दौरान वो पूरी सुरंग पार कर चुके थे और सामने सपाट दीवार आ जाने पर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इससे आगे कहाँ जाए? यकीनन यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता होगा, विक्की ने कहा और हाथ से दीवार को टटोलने लगा। अब इसे अमल करते चंद सेकंड ही गुजरे थे कि जारो ने इसका हाथ पकड़कर इसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे गोशी में बोला, मुझे ऊपर कुछ लोगों के चलने फिरने और बोलने की आवाजें आ रही है, जरा सब्र से काम लो और मुझे तवज्जो से सुनने दो। इसकी सदायत पर विक्की ने दम साध लिया और सुरंग के इख्तितामी दीवार के साथ पुष्ट टिकाकर खड़ा हो गया। जारो ने भी पूरी तवज्जो आवाजों पर मरकूज कर ली। कुछ देर बाद वो आवाजें सुनता रहा, फिर जोश भरी सरगोशी में बोला, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है, हम इनसे निपट लेंगे। विक्की ने अपनी गन को थपकी दी, नहीं, लाला को इतला दो, वो असले वाले कमरे में जाएंगे जहाँ इन्हें आसानी से घेरा जा सकता है। जारो ने मशवरा दिया जो विक्की को मुनासिब लगा और जल्दी से लाला से राब्ता करके इसे मुख्तसरन हालात से आगाह किया। अभी उस काम से फारिग हुआ ही था कि ऊपर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों ने बैग पर सर उठाकर ऊपर देखा तो सुरंग की छत का ऊपरी हिस्सा किसी लिफ्ट की तरह हरकत करता नीचे आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों तेजी से सुरंग के कोनों में सिमट गए और लिफ्ट को नीचे आता हुआ देखते रहे। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे आ रही थी आवाजें भी सुनाई देने लगी। कह रहा था, तेजी से काम निपटाना है, देर होने की सूरत में बादल साहब गुस्से में, तुम लोगों को पता ही है। हम कोशिश करेंगे सर, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे हम सिर्फ 3 बंदे हैं। अब वो लिफ्ट माशा पूरी तरह नीचे आ चुकी थी और साथ ही बोलने वाले भी नीचे आ गए थे। इनकी सारी तवज्जो आगे की तरफ थी, इसलिए उन्होंने पिछली दीवार के कोनों में दुबके विक्की और जारो की मौजूदगी को महसूस नहीं किया था और अपनी ही गुफ्तगू में मसरूफ थे। बंदों की कमी नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि एतमाद के बंदे गिनती के ही हैं और इस वक्त इन बंदों में बस तुम तीनों ही दस्तयाब हो। तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो काम निपटाओ, मैं बादल साहब से सिफारिश करके तुम्हें स्पेशल इनाम दिलवाऊंगा। उन्होंने 3 मजबूत काठी के अफराद के साथ आगे बढ़ने वाले सूटेड बूढ़े शख्स को बोलते सुना। लिफ्ट उन्होंने वापस नहीं भिजवाई थी, जिससे जाहिर था कि उजरत का शिकार है। विक्की ने इस बार पैगाम टाइप करके लाला को भेजकर इनके बारे में आगाह किया। कुछ देर बाद वो और जारो अपनी जगह दुबके इन लोगों को दूर निकल जाने का इंतजार करते रहे। फिर जब नजरों के हद से आगे निकल गए तो दोनों एहसास से लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ये आम लिफ्ट से मुख्तलिफ एक किताबों की अलमारी से मिलती जुलती शय थी, जिसमें तख्ते इस तरह जोड़े गए थे कि सीढ़ियां सी बन गई थी। वो इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो सामने एक स्टोर नुमा बड़ा कमरा था, जिसका दरवाजा इस वक्त अंदर से बंद था। विक्की ने दरवाजा खोलकर मामूली सी झरी पैदा की और बाहर का जायजा लेने लगा। वसी और इस इमारत की साख्त और माहौल के साथ मशीनें चलने की आवाजों ने से बताया कि वो किसी मिल वगैरह में मौजूद है। ये तो कोई मिल लगती है। इसी सामान का जायजा लेते जारो को मुखातिब किया, ऐसा ही है, मैं मशीनें चलने की आवाजें सुन सकता हूँ। लो ये भी देखो। जारो ने कपड़े का एक रोल खींचकर सामने किया। वो रिजेक्टेड कपड़ा लगता था, लेकिन बहरहाल इसके किनारे पर स्टैम्प मौजूद थी। ये तो इरफानुल्ला की मिल है, विक्की ने नाम पढ़कर कहा। इसी वक्त लाला की कॉल आने लगी। कहाँ रह गए तुम दोनों? हमने लोगों को काबू कर लिया है और अब यहाँ से निकलने लगे हैं। हम बस आ रहे हैं, विक्की ने उजलत में जवाब दिया। जारो के साथ वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। वापसी में बाथरूम की इस टूटी हुई दीवार वाले रास्ते को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक दूसरा रास्ता पहले खुला हुआ था और इस रास्ते पर असगर इनका मुंतजिर खड़ा था। जल्दी आ जाओ, बाकी सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं, असगर इन्हें देखते ही बोला। वो दोनों इसके पीछे खुले रास्ते से अंदर दाखिल हुए तो सामने वही कमरा था जहाँ असला जखीरा किया गया था। इस कमरे के फर्श पर उन्होंने तीनों मजदूर टाइप के आदमियों को बेहोश पड़ा देखा। पैंट कोट वाला अलबत्ता गायब था, यानी लाला ने साथ ले जाने के लिए इसका इंतखाब किया था। वो लोग बाहर आकर गाड़ियों में बैठे तो मालूम हुआ कि लाला ने अपने 2 आदमी को वहीं छोड़ जाने का फैसला किया है। वो दोनों सामने वाली ज़ेरे मेरी इमारत में रहकर खामोशी से निगरानी का काम करते और कोई वहाँ आता तो रिपोर्ट कर देते। वो लोग बेहोश कैदी के साथ अपने ठिकाने पर पहुंचे तो इसकी जामा तलाशी लेकर फोन और वॉलेट समेत सब चीजें अपने कब्जे में ले ली और इसे रस्सियों से बांधकर होश में ले आए। होश में आने के बाद कुछ देर तो नासमझी की कैफियत में इधर उधर देखता रहा। फिर कुछ देर बाद इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात दिखाई दिए। यकीनन इसे वो सूरत याद आ गई थी जिसमें इसे बेहोश करके यहाँ लाया गया था। कौन हो तुम लोग? हम मौत के फरिश्ते हैं। इससे आगे हमारा तारुफ मांगने के बजाय फर अपने बारे में बताना शुरू कर दो। विक्की इसके सर पर सवार खौफनाक लहजे में बोला, मैं नजर हूँ, नजर हुसैन। इसने कुछ डरे डरे अंदाज में बताया। सुरंग में वो अपने साथ मौजूद तीनों अफराद से जिस बारूब अंदाज में बात कर रहा था, इस पर इसकी झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इरफानुल्लाह और बादल से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं इरफानुल्लाह साहब की टेक्सटाइल मिल में मैनेजर हूँ। बादल साहब इनका राइट हैंड है, तो इनसे भी वास्ता पड़ता रहता है। इसने जवाब दिया, लेकिन लहजा अब भी सहमा हुआ था। सिर्फ वास्ता ही पड़ता है या इसके हुक्म पर हर गैर कानूनी और गैर कानूनी तरीके के लिए तैयार रहते हो? विक्की ने तंजे लहजे में पूछा, जिस पर इसकी नजरें झुक गईं। औरतों की तरह अदाई दिखाने के बजाय मुंह से जवाब दो। विक्की इसके बाजू को झटका दिया। क्या जवाब दूं? तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, जो भी हुक्म मिले इस पर अमल करना पड़ता है। इसने हल्के से कराते हुए जवाब दिया। तनख्वाहदार मुलाजिम अगर गैर कानूनी असले की देखभाल और नकलो हरकत के लिए पकड़ा जाए तो उसको छूट नहीं मिलती। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि अगर इस केस में गिरफ्तार होगे तो लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। आप लोग पुलिस वाले हो, मैं अपना तारुफ करा चुका हूँ कि हम मौत के फरिश्ते हैं। अगर तुमने मेरे सवालों को जवाब देने के बजाय खुद जवाब करने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया तो हमारी जिंदगी मौत का फैसला अभी भी हो सकता है। विक्की ने अंदाजा लगा लिया था कि वो कम से कम इन लोगों में से नहीं जो खुद जुर्म की दुनिया में उतरकर हर तरह के हालात को फेस करते हैं। वो एक कदरे बुज़दिल शख्स महसूस होता था जिसके मुंह से अदा होने वाले अगले अल्फाज इससे अंदाजे की तायद भी कर दी। प्लीज सर, मुझ पर रहम करें। मैं सचमुच सिर्फ एक मामूली मुलाजिम हूँ जिसे अपनी नौकरी बचाने के लिए मिलने वाले हर हुक्म की तामील करनी पड़ती है। इसने ज़हनी तौर पर इन्हें सरकारी आदमी तस्लीम कर लिया था, इसलिए लबो लहजे में बात कर रहा था। असले के काम में कौन मुलविस है, बादल या इरफानुल्लाह? इरफानुल्लाह साहिब ने कभी खुद हुक्म नहीं दिया, हमेशा बादल
बादल ही ऑर्डर देता है, लेकिन इरफानुल्लाह साहब को हुक्म है कि हर ऑर्डर पूरा किया जाए। एक आध बार मैंने इशारे कनाई में आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, तो मुझे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी तुम बादल के कहने पर असला शिफ्ट करवाने आए थे? विक्की तन्हा सवाल जवाब कर रहा था और बाकी लोग दूसरे कमरे में बैठे इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। जी ऐसा ही है, इसने फौरन तस्लीम किया। असले से लातल्लुकी जाहिर करना इसके लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो सुरंग से असले के जखीरे तक पहुंचता रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब इसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो सारा मलबा बादल पर डाल दे और खुद को बचा ले। इसने ये भी नौबत नहीं आने दी जवाब देने में आनाकानी करके खुद को तशद्दुद का निशाना बनवाए। असला मिलकर स्टोर रूम मुस्तकिल तो नहीं रखा जा सकता था, यकीनन वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाना था। क्या तुम जानते हो कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम। बादल ने मुझसे कहा था कि सारा माल स्टोर रूम में शिफ्ट होने के बाद मीरू को इत्तला कर दूं, आगे मीरू खुद संभाल सारे इंतजाम कर लेगा। ये मीरू कौन है? बादल के खास आदमी में से है। क्या वो जानते हो कि बादल कहाँ है? मैं यकीन से नहीं कह सकता। वैसे बादल शहर में हो तो अक्सर अपनी रखेल महनाज के अपार्टमेंट पर रात गुजारता है, या फिर मिस सीमी के साथ। ये मिस सीमी कौन है? महनाज के बारे में तो विक्की जानता था कि वो अस्पताल में है, इसलिए फौरन सामने आने वाले दूसरे नाम को पकड़ा। एक नाकाम मॉडल गर्ल जो बादल जैसे पैसे बनाने वालों को अदाई दिखाकर माल बनाती है। वो इस हकीकत को छुपा गया कि बादल मिस सीमी को मुतारफ कराने वाला वो खुद था, क्योंकि बादल जैसी बला के अताब से खुद को महफूज रखने के लिए इसे यही एक रास्ता दिखाई देता था। मिस सीमी का एड्रेस बताओ। अब इसे सवाल किया ही था कि बराबर वाले कमरे से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी, जिसे सुनकर नजर बेचैन हो गया। ये तो मेरा मोबाइल बज रहा है। अब इसके अल्फाज मुंह में थे कि जारू मोबाइल लेकर वहाँ चला आया। स्क्रीन पर इरफानुल्लाह कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। विक्की के मोबाइल थामते ही मोबाइल बजना बंद हो गया। इरफानुल्लाह की कॉल थी। इसने नजर को आगाह किया। वो बहुत कम मुझे कॉल करते हैं, पता नहीं इस वक्त क्यों कर रहे हैं। वो तशवीश में मुब्तला हुआ। कॉल बैक करके मालूम कर लो, लेकिन खबरदार जिसे हमारे बारे में कोई भनक भी पड़ने दी। किसी को तुम्हारी मदद के यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन तुम यहाँ से आलम बाला का सफर 1 मिनट में तय कर लोगे। विक्की ने मशवरा देने के साथ साथ इसे धमकाया भी। धमकी सुनकर इसके चेहरे की रंगत ज़्यादा पड़ गई और कुछ कहने के लिए होंठ नीवा हुए, लेकिन इसी वक्त दोबारा मोबाइल बजने लगा। अब भी इरफानुल्लाह ही कॉल कर रहा था। विक्की ने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन करके फोन इसके कान से लगा दिया। हेलो। इसके मुंह से टूट कर बुरी मुश्किल से अल्फाज निकले। कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इरफानुल्लाह इसकी आवाज सुनकर धाड़ा। मैं वॉशरूम में था सर। इसने बहाना बनाया। वॉशरूम के बच्चे, तुम अपने दफ्तर में क्यों नहीं हो? इरफानुल्लाह घुर्राया। यकीनन इसे किसी से इत्तला मिल गई थी कि उस रूम में जाने के बाद गायब है। मैं बादल साहब का काम कर रहा हूँ सर। उन्होंने मुझे माल ऊपर शिफ्ट करवाने का हुक्म दिया है। इरफानुल्लाह की एक ही धाड़ सुनकर इसने सर उगल दिया, जिस पर विक्की को कोई एतराज नहीं था। माल ऊपर शिफ्ट करवाने के बाद आगे के लिए हुक्म दिया है इसने। इरफानुल्लाह का लहजा इस बार कदरे नरम था। विक्की ने सर को नफी में जुम्बश देते हुए नजर को सच न बताने का इशारा किया। अभी कुछ नहीं कहा सर। कह रहे थे कि पहले माल ऊपर शिफ्ट करा लो, फिर बाद में आगे का प्रोग्राम बनाऊंगा। इसने इशारा समेत इरफानुल्लाह के सामने बहाना बना दिया। उसका जो भी प्रोग्राम हो मुझे जरूर आगाह करना, और हाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करने का हुक्म दिया है। जैसी आपकी मर्जी सर। इसने जवाबन फर्माबरदारी का मुजाहरा किया। मेरी मर्जी पर चलने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना याद रखना कि मालिक वो नहीं मैं हूँ। इसकी फर्माबरदारी के बावजूद इरफानुल्लाह ने इससे तड़ी लगाना जरूरी समझा। मैं समझ गया सर। इसने थूक निकल कर अपना हलक तर किया। हाथ खुले होते तो शायद माथे पर फूटने वाला पसीना भी साफ करता। दूसरी तरफ से इरफानुल्लाह ने सिलसिला मुनक़ते करके इसकी मुश्किल आसान कर दी। विक्की ने मोबाइल इसके कान से हटा लिया। तुम इरफानुल्लाह के हुक्म पर कुछ हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हो। विक्की ने इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए तुक्का लगाया। बात ही ऐसी है। इरफानुल्लाह साहिब बादल को अपने सगे बेटे सुल्तान पर तरजीह देते थे। उनका कहना था कि सुल्तान लाउबाली लड़का है, मैं इसे खर्चे पानी की तंगी नहीं होने देता, लेकिन याद रखने की इंतजामी उमूर में इसका कोई हुक्म मेरी या बादल की राय के बगैर नहीं हरगिज मानना। बादल के लिए ऐसा कोई हुक्म पहले कभी नहीं दिया उन्होंने। इसने वजह बताने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। बहरहाल फिलहाल तो तुम आराम करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला हुआ है। विक्की इसका शाना थपक दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है और तुम्हें हर बात सच सच बता दी है। पीछे से नजर इसे आवाजें देने लगा, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके बाहर निकल गया।